हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स की सभी एक्टिविटीज़ को सोल्व। एक्टिविटीज़ के सभी सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी सभी वीडियोज़ के बारे में अपडेट रह सकें। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.1। तो चलिए देखते हैं हमें एक्टिविटी 2.1 में करना क्या है। यहाँ हमें बोला गया है कि हमें साइंस लेबोरेटरी से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। फिर इन सभी सॉल्यूशंस को हमें रिएक्ट करवाना है रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन से और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। तो चलिए ऑब्जर्वेशन को हमें इस टेबल में नोट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होंगी हमारी ऑब्जर्वेशंस। तो हम जानते हैं कि हमारा रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सभी जो है ये हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जो दिया हुआ हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक मीडियम है। तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर है ये होता है रेड कलर का, लेकिन जब ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये रेड का रेड ही रहता है, इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होते। जबकि हमारा जब रेड लिटमस पेपर किसी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होके ब्लू कलर का हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है ये होता तो ब्लू कलर का है, लेकिन जब ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर जो है वो चेंज होके हो जाता है रेड। और अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा दिया हुआ जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर किसी बेस के कांटेक्ट में आता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही रहेगा, इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब बात करें फिनोफ्थलीन की, तो फिनोफ्थलीन जो है ये हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता। इसीलिए जब ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आने पे फिनोफ्थलीन के कलर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि अगर हमारा फिनोफ्थलीन किसी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आए जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो फिनोफ्थलीन का कलर जो है वो हल्का पिंक कलर का हो जाता है किसी बेसिस के कांटेक्ट में आने पे, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा दिया हुआ सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। अगर हम उसके बाद बात करें जो हमारा फोर्थ जो इंडिकेटर था मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये हमारा बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन यदि यह किसी एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होके रेड कलर का हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमारा मिथाइल ऑरेंज जो है ये किसी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो ऑरेंज से चेंज होके येलो कलर का हो जाता है। अगर हमारा मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाए तो हमें पता लग जाता है कि जो हमारा दिया हुआ जो सॉल्यूशन है वो हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो चलिए करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.2। 2.2 में हमें क्या करना है, हमें ऑनियंस की कुछ फाइनली चॉप ऑनियन लेना है, उसे हमें कपड़े की कुछ स्ट्रिप्स के साथ प्लास्टिक बैग में पूरी रात के लिए टाई अप करके रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो ऑनियन में जो हमारा जो उसकी स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारी कपड़े की स्ट्रिप्स पर आ जाएंगी। और अब हम इन कपड़े की स्ट्रिप्स का यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन स्ट्रिप्स की ऑर्डर को चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि जो ओनियन है, ओनियन की अपनी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है और जो ये ऑर्डर है ये हमारी एसिडिक ऑर्डर होती है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप पे तो डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जो कि हमारा एसिड होता है, और दूसरी स्ट्रिप पर डालेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है। और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे और सेम प्रोसेस है
यही सेम प्रोसेस हम करेंगे वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल के लिए, और उनकी ऑर्डर को भी चेक करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पता लगेगा कि जो हमारा ओनियन है ये हमारा बेसिस के साथ रिएक्ट करके, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि ओडरलेस होता है, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ओनियन जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इससे पता लगता है कि जो हमारा ओनियन है, इससे हम बेसिस का तो पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेस है या नहीं, लेकिन हम इससे इस बात का पता नहीं लगा सकते कि हमारा दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है या न्यूट्रल है या नहीं। उसके बाद कलर ऑफ ओनियन, तो इस रिएक्शन का ओनियन के कलर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन से ओनियन के कलर पर चेंज नहीं होता। सिर्फ उसकी जो ऑर्डर है, अगर हमारा जो ओनियन है वो किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसकी ऑर्डर जो है, उसकी स्मेल है जो स्पेसिफिक, वो अपने आप खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है किसी बेस के कांटेक्ट में आने पर। और सेम ऑब्जर्वेशन हमारी होती है वनीला और क्लोव ऑयल के केस में, यानी कि हम इन तीनों ही जो हमारे सब्सटेंस हैं, हम इन तीनों का ही यूज कर सकते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में बेसिस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ये चेक करने के लिए हमारा दिया हुआ जो सॉल्यूशन है वो बेस है या नहीं, क्योंकि अगर हमें कहीं पे दो सॉल्यूशन दिए जाए जिनमें एक एसिडिक हो और एक न्यूट्रल हो, तो हम इन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करके ये नहीं बता सकते कि दोनों में से एसिडिक कौन है या न्यूट्रल कौन है। लेकिन हाँ, अगर हमें इस एक्टिविटी की तरह एक सॉल्यूशन दिया जाए एसिडिक और एक सॉल्यूशन दिया जाए बेसिक, तो हम ये जरूर पता लगा सकते हैं कि हमारा दोनों में से दिया हुआ सॉल्यूशन बेस कौन है। तो एक्टिविटी 2.2 होती है कंप्लीट। तो चलिए अब करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.3। तो 2.3 में हमें क्या करना है, हमें फिगर 2.1 के हिसाब से अपने ऑपरेटर्स को सेट करना है एज शोन इन फिगर 2.1। तो यहाँ हमने अपना ऑपरेटर सेट किया। हमें इस टेस्ट ट्यूब में 5 ml डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ पीसेस डालने हैं जिंक ग्रेन्यूल्स के, और हमें यह बताना है कि हम जिंक ग्रेन्यूल्स की सरफेस पे क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड को एक ही टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो हमें जिंक ग्रेन्यूल्स की सरफेस पर कुछ बबल्स दिखाई देंगे। ये बबल्स क्यों दिखाई देंगे? ये बबल्स इसलिए होंगे क्योंकि जो हमारा जिंक है ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बबल्स की फॉर्म में लिबरेट होती है, बबल्स की फॉर्म में रिलीज होती है। रिएक्शन यहाँ आपको दी हुई है नीचे, जिंक प्लस H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से बनेगा हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हमें इसी एक्टिविटी में आगे पूछा है कि इस जो गैस है उसको एक सोप सॉल्यूशंस से पास आउट करो और ये बताओ कि सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं। तो इसका आंसर भी सेम है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है इस रिएक्शन में। जो हमारी ये रिएक्शन हुई है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, ये हाइड्रोजन गैस बबल्स को फॉर्म करती है। ये हाइड्रोजन गैस जब सोप सॉल्यूशन से पास आउट होती है तो ये हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में लिबरेट होती है, बबल की फॉर्म में रिलीज होती है। उसके बाद इस एक्टिविटी में हमें कहा गया है कि एक जलती हुई बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के जो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बबल है उनके पास लेके आओ और बताओ आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो जब हम जलती हुई कैंडल या बर्निंग फ्लेम को इस गैस के पास लेके आते हैं तो जो हमारे बबल्स हैं या जो हमारी गैस है ये पॉप साउंड करते हुए जलना स्टार्ट कर देते हैं। इट स्टार्ट्स बर्निंग विद ए पॉप साउंड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये काफ़ी फ्लेमेबल गैस है। ये आग के कांटेक्ट में आते ही तेजी से आग पकड़ लेती है, तेजी से जलना शुरू कर देती है। तो अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जो हमारी दी हुई गैस है वो हाइड्रोजन गैस है नहीं, तो आप ये जो एक्सपेरिमेंट है किसी जलती हुई कैंडल को गैस के कांटेक्ट में लाना, तो अगर आप कांटेक्ट में लेके जाएं और गैस जलने लगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो गैस दी हुई जो हमारी गैस है वो हाइड्रोजन गैस है।
उसके बाद सेम ही एक्टिविटी में यहाँ हमें कहा गया है कि इसी एक्टिविटी को HCl, HNO3 और CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ करो और बताओ कि क्या जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है वो सभी केसेस में सेम थी या डिफरेंट थी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस एक्टिविटी को जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड है इन सभी एसिड्स के साथ भी करेंगे तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो सभी केसेस में सेम होगी, क्योंकि जिंक हमारी मेटल है और मेटल्स जो है जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, तो ये सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, जैसे इस रिएक्शन में यहाँ हमें सोल्ट मिला है जिंक सल्फेट, वैसे ही जो हमारी मेटल्स हैं ये सभी एसिड साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्रोड्यूस करेंगी और प्रोड्यूस करेंगी हाइड्रोजन गैस। यानी इस लास्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इसका आंसर होगा यस, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स देन आवर ऑब्जर्वेशन इज सेम इन ऑल द केसेस। तो अब करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.4। 2.4 में हमें क्या हुआ, कहा गया है कि हमें कुछ जिंक के टुकड़े लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब में, जिंक ग्रेन्यूल्स जिंक मेटल के, और उसमें 2 ml हमें डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को रिएक्ट कराना है और सेम प्रोसेस करनी है हमारी एक्टिविटी 2.3 वाली, यानी कि जो गैस प्रोड्यूस होगी उसे हमें सोप सॉल्यूशन से पास आउट करवाना है और फिर हमें एक बर्निंग कैंडल को लेके जाना है गैस बबल्स तक और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन होगी इस एक्टिविटी 2.4 में, तो जैसे कि हमारी मेटल्स हमने एक्टिविटी 2.3 में किया था कि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, उसी तरीके से हमारी जो मेटल्स हैं ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ आपको रिएक्शन दी हुई है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये हमारी रिएक्शन है जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ है सोडियम जिंकेट ऑक्साइड और हमारा ये हाइड्रोजन गैस, ये सोडियम का और जिंक का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस को जब हम फ्लेम के क्लोजली लेके जाएंगे या फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ जलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये काफ़ी फ्लेमेबल गैस है, तो ये फायर के कांटेक्ट में आने पर काफ़ी तेज़ी से जलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्टिविटी 2.3 और 2.4 में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी मेटल्स हैं ये एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आने पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। आई थिंक ये आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद करेंगे हम एक्टिविटी 2.5। तो एक्टिविटी 2.5 से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब करते हैं एक्टिविटी 2.5। तो देखते हैं एक्टिविटी 2.5 में हमें क्या करना है। 2.5 एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, टेस्ट ट्यूब A एंड B। एक टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है सोडियम कार्बोनेट और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब A में सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब B में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में हमें अबाउट 2 ml डालना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अपनी ऑब्जर्वेशंस को करना है नोट। तो जब हम HCl डालेंगे दोनों ही टेस्ट ट्यूब में तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होंगी। तो दोनों ही रिएक्शंस में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि सोल्ट, और दोनों ही रिएक्शन से वाटर प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रिएक्शन से हमें पता लग गई कि हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद इन्होंने हमें कहा है कि अगर इन केस इस रिएक्शन से कोई गैस प्रोड्यूस होती है तो उस गैस को पास करनी है हमें लाइम वाटर के थ्रू। लाइम वाटर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है, बताना है कि लाइम वाटर के थ्रू जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या जो भी गैस इस रिएक्शन से पास आउट होती है तो क्या होता है। तो जैसा कि हम कहा गया है कि जो गैस है अगर हम इसको यानी जो हमारी अबव रिएक्शन में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब हम इसको पास आउट करेंगे
क्योंकि इस रिएक्शन में हमें क्या मिला, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और जो बबल्स निकले, इन बबल्स जो थे ये हमारे बबल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो जब हम इस गैस को पास आउट करेंगे क्विक लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कुछ इस तरीके की रिएक्शन करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारी क्विक लाइम के साथ, और ये बनाएगी एक वाइड प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इस वजह से जो कि हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड है यानी कि लाइम वाटर, ये वाइट कलर का हो जाएगा, ये थोड़ा मिल्की कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन की वजह से। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा? इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये हमारे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एक मेटल कार्बोनेट है और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप कैसे पता लगाएंगे कि दी हुई गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब आप दी हुई गैस को क्विक लाइम सॉल्यूशन से पास आउट करें और हमारा क्विक लाइम सॉल्यूशन मिल्की कलर का हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो हमारी दी हुई गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से हमारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाता है।